70% आपके कर्मा काम करते हैं, 30% आपके जो आप ये ज्योतिष के क्षेत्र से या किसी से भी आप प्लेनेट दिखाते हो, ये आपके काम करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपको मिलवाने वाले हैं मिसेस कल्पना पांडे जी से, जो पिछले 15 सालों से ज्योतिष के क्षेत्र में काम कर रही हैं। अगर हम बात करें रेकी, एस्ट्रो, टैरो कार्ड रीडिंग, उन सब का सॉल्यूशन मिसेस कल्पना पांडे जी के पास है। तो बिना समय व्यर्थ किए चलिए जल्दी से मिलवाते हैं आपको कल्पना जी से। हेलो मैम, बुंदेली स्पिरिट में वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बुंदेली स्पिरिट का भी धन्यवाद कि आज हमें ये अवसर प्रदान किया आपने। बहुत सारे सवाल हैं मन में, एस्ट्रो को लेके, रेकी को लेके। शुरू करें, आप तैयार हैं? बिल्कुल। तो पहले अपने मुख्य सवाल से चलते हैं। एस्ट्रो, रेकी, टैरो कार्ड रीडिंग, क्या ये एस्ट्रो के अंतर्गत ही आता है या ये अलग चीजें हैं? जी हाँ, बिल्कुल। ये सारी विधाएं जो है उस सब संबंधित तो ज्योतिष से ही हैं जी, और एस्ट्रो के अंतर्गत ही हम सीखते हैं। बस अगर हम बोलें कि सब चीजों का एक तरीका अलग है सीखने का या बताने का, लेकिन अगर सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन वही आता है, एक ही सॉल्यूशन निकलेगा। अगर आप अंकशास्त्र के आधार पे भी किसी का देखेंगे तो भी वही ग्रह नक्षत्र वही सब चीजें फ्यूचर बताएगा। अगर आप टैरो से देखते हैं तो करंट पोजीशन क्या है उस व्यक्ति की, वो भी उसी से निकलेगी। और अगर हम एस्ट्रोलॉजी में हॉरोस्कोप की बात करें तो उसके आधार पे भी हम वही चीजें बताएंगे। तो केवल देखने का तरीका अलग है, या बहुत से लोग जैसे पामिस्ट्री करते हैं, हाथ से देखते हैं, तो वो भी उसी विधा में आता है। इसलिए अलग अलग विधाएं हैं, पर अगर हम बात करें कि सबका सार एक ही है जी। तो जैसे आपके इंटरेस्ट की बात करें, 15 साल से आप इस क्षेत्र में हैं। 15 साल एक बहुत लंबा समय होता है, तो इस क्षेत्र में इंटरेस्ट था या जागा, इसकी कहानी हम सुनना चाहेंगे। देखिए, इंटरेस्ट तो मुझे बचपन से आया, क्योंकि मेरे पिताजी अध्यात्म से बहुत जुड़े हुए थे जी। तो मैं बहुत छोटी थी तब उनको देखती रहती थी। बहुत सारे हमारे सामने ऐसे अनुभव हुए जो पूजा पाठ से रिलेटेड थे, कभी चमत्कार देखे हमने बहुत से। तो वो मस्तिष्क में बैठते चले गए, और फिर धीरे धीरे जब हम अपनी चूंकि स्टडी कर रहे थे तो कुछ चीजें चोरी चोरी पढ़ते थे, उनकी बुक्स पढ़ते थे चोरी चोरी से, और देखते थे तो चमत्कारिक चीजें देख के लगता था कि ये भी कुछ है। और उसके बाद जब हमारी शादी हो गई तो चूंकि हम पहले स्टूडेंट रहे तो ये सब तो करते नहीं थे, लेकिन रुझान था। फिर शादी हुई तो विवाह के बाद अपना घर संभालने लगे, फिर जॉब भी करने लगे। लेकिन वो जो मन में चीजें बैठती गई, उससे मन में एक उत्साह और एक लगन कहें, या कुछ कहते हैं ना, ज्योतिष वही आदमी सीख सकता है जब ईश्वर रास्ता दिखाता है या ईश्वर चाहता है। तो शायद ईश्वर की मर्जी थी कि हम इस रास्ते पे निकल पड़े। तो आप इस रास्ते पे आ गई, पिछले 15 साल से चल रही हैं। तो एक्सपीरियंस कैसा रहा? कुछ खट्टे कुछ मीठे एक्सपीरियंसेस रहे होंगे। हाँ, एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा। शुरुआत में थोड़ा स्ट्रगल रहा, क्योंकि ज्योतिष की बात करें या हम कुंडली की बात करें तो एक इमेजिनरी कहेंगे लोगों की ये रहती है कि वो बाबा या साधु होंगे और बहुत सारी मालाएं पहने होंगे, उनका वैसा ही वेशभूषा होगी, तभी वो साधु कहलाता है या वो ज्योतिष का काम कर सकता है। मैं एक फीमेल थी और इसलिए लोगों को लगता था, जैसे पहनावा देख के भी, कि इनका ऐसा तो लगता नहीं है कि ये ज्योतिष का काम। मुझसे कुछ लोगों ने टोका भी शुरू में कि कैसे माने कि आप ज्योतिष का काम कर रही हैं, क्योंकि आप उस तरह से बहुत सारी माला वाला नहीं पहने हैं। तो मैंने बताया कि नहीं, मैं प्रोफेशनली काम करती हूँ। अच्छा। मैं कोई तांत्रिक शक्तियों के आधार पर या तंत्र मंत्र या उस तरह से टोना टुटका जो है वो मैं नहीं करती हूँ। मैंने एक बहुत ही अध्ययन के आधार पे और प्रोफेशनली काम कर रही हूँ। तो मैंने इसकी शिक्षा भी ली है मैंने इसकी। तो प्रोफेशनली लोग समझते हैं, मतलब प्रोफेशनली जाना मतलब लोग समझते हैं आजकल? हाँ, अब लोग समझने लगे हैं, क्योंकि झांसी में मैं इतने समय से काम कर रही हूँ कि आज के समय में, शुरुआत जब मैंने की थी तो मेरा कोई परिचित आता था या कोई रिश्तेदार आता था। आज के समय में मैं देखती हूँ लोग अपने आप कोई गूगल सर्च करके या किसी के द्वारा जो हमारे क्लाइंट रहे उनसे पूछ करके ऐसे अपने आप आ रहे हैं। अब मैं ऐसे जो लोग मेरे पास आ रहे हैं जिनको मैं नहीं जानती, लेकिन वो आ रहे हैं और अच्छा अनुभव लेके जा रहे हैं, उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया है। अब लोगों को लगने लगा कि नहीं, इन्होंने स्टडी की है और उस बेस पे ये बता रहे हैं। तो बहुत अच्छे अच्छे जो एजुकेटेड पर्सन है, बहुत हम देखते हैं, चाहे वो यंगस्टर्स हैं, भी इंजीनियर्स हैं, बाहर आईटी क्षेत्र में काम कर रहे हैं,
क्योंकि यंगस्टर्स भी ना लॉजिक में विश्वास रखते हैं, तो मैं जो उनको बताती हूँ वो लॉजिक के बेस पे बताती हूँ। जी, तो मतलब प्रोफेशनल मेरा पूछने का मतलब है, क्योंकि कई बार हमारी जनता ये नहीं समझ पाती, प्रोफेशनल मतलब ये पेड होते हैं? हाँ, पेड होते हैं। मैं जो भी काम करती हूँ, जैसे अगर हॉरोस्कोप देखती हूँ तो उसका भी मैं फीस लेती हूँ, और जो भी मैं उनकी रीडिंग करती हूँ या मैं रेकी हीलिंग सिखा रही हूँ या रेकी हीलिंग दे रही हूँ, मैं इन सबकी मेरा एक अमाउंट है, फीस है, वो मैं लेती हूँ और उसके हिसाब से मैं करती हूँ। बिल्कुल, क्योंकि कईयों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि अगर हम प्रोफेशनल कर रहे हैं तो क्या ये कहीं पेड होना चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए, बट कई बार लोगों को ये बहुत मिथ होता है कि नहीं। ज्योतिष में तो खास तौर पर ये बोला गया है, किसी भी क्षेत्र में किसी भी विधा में काम कर रहे हैं तो उसमें हमको ये सिखाया ही जाता है कि आप कोई भी हीलिंग करें या कोई भी आप उसको काम ज्योतिष से रिलेटेड कर रहे हैं, उसका हमको फीस लेना जरूरी है। उसका एक इसको हम एनर्जी एक्सचेंज बोलते हैं। असर नहीं करता। हाँ, क्योंकि क्या है, देखिए हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसके कर्मों को हम काट रहे हैं, कर्माज काम करते हैं, हम काट रहे हैं। और अगर हम हीलिंग भी दे रहे हैं तो उसमें भी हम उसकी एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं। तो अगर हम उसमें कुछ भी उससे नहीं ले रहे हैं तो वो तो हम स्टॉक बनाते चले जा रहे हैं ना उस चीज का, तो इसलिए हम उसका लेते हैं। लोग आगे कहते हैं ना कि अरे वो बिना पैसे के नहीं बताएंगे, लेकिन आप सोचिए अगर आप डॉक्टर के पास भी जाते हो तो फीस देते हैं ना, तभी आपकी बीमारी काउंटर पे फीस देके जाते हैं। तो फिर हम अगर प्रोफेशनली ये काम कर रहे हैं तो हम भी तो उसकी फीस लेंगे, क्योंकि हमने भी तो स्टडी में इतना इन्वेस्टमेंट किया, इन्वेस्ट भी किया, और आज उसी से हम कोशिश कर रहे हैं कि हम आपकी समस्याओं का भी समाधान कर सकें। बिल्कुल, तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। रेकी आपने बोला था, मैं नहीं जानती रेकी क्या होता है, तो जैसे मैं नहीं जानती मेरी ऑडियंस भी नहीं जानती, इसको आप संक्षिप्त में बताइए कि रेकी क्या है और हमें कैसे असर करता है। एक्चुअली रेकी जो है ये एक यूनिवर्स में एक ऊर्जा है, जिसको कि हम लोग ध्यान करते हैं जब शुरू करते हैं, कि उनको प्रणाम भी करते हैं। हमारे मिकाऊ सही जी ने स्टार्ट किया था, और रेकी के आधार पे जो हम हीलिंग देते हैं वो एक एनर्जी होती है। उस एनर्जी बेस पे हम व्यक्ति को हीलिंग देते हैं। जैसे आप बैठे हैं, अभी हम बैठे हैं, हम लोगों के पास सब में एनर्जी है, आपकी भी एक ऑरा में एनर्जी है जो आपके चारों तरफ है, ऐसे ही हमारी है, सबकी एक एनर्जी है। तो जो भी भाव से रिलेटेड पीड़ा होती है, या किसी को बहुत डिप्रेशन है, बहुत ज्यादा वीकनेस लग रहा है, काम में मन नहीं लग रहा, नींद नहीं आ रही है, तो इस तरह की इवन रेकी में जब हम आगे बढ़ते हैं तो कहते हैं जो सर्जरी भी जो होती हैं उनका भी उपाय किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए फिर हमें बहुत एक्सपीरियंस जो होना चाहिए, इसमें एक्सपर्ट बहुत ज्यादा जो कई वर्षों का अनुभव हो उनके पास, और ग्रुप टीम के द्वारा वो किया जा सकता है। उसमें दावा तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ जो भी पेन होता है, पेन को जरूर रेकी से कम किया जा सकता है, किसी भी तरह का हो, या लोगों को नींद नहीं आ रही है, डिप्रेशन है, पढ़ने में बच्चों का मन नहीं लग रहा है, तो हम इस तरह से उनको रेकी हीलिंग दे सकते हैं। इवन अगर रास्ते में भी आप कहीं जा रहे हो और आपके आसपास कोई बच्चा वोमिट कर रहा है या किसी को छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो हमने देखा है कि रेकी से भी ठीक कर सकते हैं उसको, क्योंकि ये एक हीलिंग मेथड है और इसको हम कभी भी कर सकते हैं। सुबह सो के उठे हैं तब भी कर सकते हैं, रात को सोने जा रहे हैं तब भी कर सकते हैं। तो इसमें ऐसा भी कुछ नहीं है कि नहीं ये सुबह ही करनी है या शाम को करनी है, पर हाँ इसके लिए पहले हमें बहुत तैयारी करनी होती है, अभ्यास करना होता है, बहुत हमें सीखना होता है और मेडिटेशन करना होता है, उसके बाद ही वो ऊर्जा काम करती है। बिल्कुल, मतलब इसमें आपकी डबल मेहनत होती होगी। बिल्कुल। अब हम आते हैं एस्ट्रोलॉजी पे। एस्ट्रोलॉजी वर्ड जितना आसान होता है सुनना, उतना मुश्किल होता है समझना और समझाना। तो एस्ट्रोलॉजी में ऐसे क्या क्षेत्र हैं जिसपे हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए? अगर एक साधारण इंसान की बात करें तो इसका एस्ट्रो कैसे काम करता है? देखिए, अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करें, जैसे कि ये एक ऐसी विधा है कि इसका समुद्र है एक तरह से। हम कितना भी सीख जाएं, लेकिन जीवन में कभी भी वो अंत नहीं होगा। आज भी हम पढ़ते हैं, आज भी सीखते हैं, हमें कहीं वर्कशॉप होती है, हम आज भी अटेंड करते हैं। ऐसा नहीं कि हम इस क्षेत्र में इतने वर्षों से काम कर रहे हैं तो हम समझे कि हम सब कुछ सीख गए हैं, क्योंकि कोई अंत नहीं, इतनी डीप नॉलेज है। और डे बाय डे लोगों के चैलेंजेस बढ़ रहे हैं तो उनके सोल्यूशन भी चेंज होते जा रहे हैं। जैसे कि पुराने समय में अगर हम बात करते थे एयर एलिमेंट की, तो हम हाथ के पंखे का यूज करते थे एयर एलिमेंट में, लेकिन अगर हम आज बात कर रहे हैं तो आज तो हवा के लिए हम सीलिंग फैन यूज कर रहे हैं, तो अब हमें उस तरह से देखना पड़ेगा।
तो चैलेंजेस के हिसाब से हमें अपनी रेमेडी भी बदलनी पड़ती है जी। और लोगों को एस्ट्रोलॉजी में क्या है, कई तरह की विधाएं, अगर हम कहें हस्तरेखा भी काम कर रही है, अंक ज्योतिष भी है, कुंडली भी है, नाड़ी ज्योतिष भी है, केपी एस्ट्रोलॉजी है, बहुत सारी विधाएं हैं। तो हम जैसे हमारा इंटरेस्ट अगर बात की जाए तो हमारा सबसे ज्यादा हॉरोस्कोप में, मैं हॉरोस्कोप देखती हूँ और फलित ज्योतिष पे काम करती हूँ, तो मेरा सबसे ज्यादा इंटरेस्ट वो रहता है। और इसके अलावा टैरो रीडिंग और रेकी हीलिंग, ये सब तो साथ में है ही, क्योंकि जब इस लाइन में एक बार कोई आता है ना तो उसका इंटरेस्ट उतना ही बढ़ता जाता है कि हमें ये भी सीखना है, हमें ये भी करना है। तो लेकिन सारी चीजें प्रैक्टिस पे आधारित हैं और एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। अगर टैरो रीडिंग करते हैं तो हमें अंक शास्त्र का भी ज्ञान होना ही चाहिए, तो हम टैरो रीडिंग पे काम करें, क्योंकि उसका भी अंकों से उसका भी बहुत कनेक्शन है जी। तो इस तरह से ही है ज्योतिष में, जब हम प्लैनेट सीख लेते हैं, राशियां, ये सब सीख लेते हैं, तो हमारे टैरो में भी हमें बहुत हेल्प करती हैं। क्योंकि किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, वही हम चाहे गुरु की बात करें या सूर्य की बात करें, चंद्रमा की बात करें, इन्हीं से रिलेटेड फिर सारे एलिमेंट होंगे, इन्हीं से रिलेटेड समस्याएं होंगी लोगों की। तो ये जो नवग्रह होता है, 9 ग्रह, ये कितना हमारे राशि पे या कुंडली पे असर करते हैं? बहुत असर करता है। क्या है कि जैसे चंद्रमा जिसका भी खराब आप देखोगे, वो मेंटली हमेशा डिप्रेशन में रहेगा, उसका कहते हैं ना सबकॉन्शियस माइंड जो है वो हमेशा डिस्टर्ब रहेगा। दूसरी बात, पैसे से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमेशा रहेंगी। सूर्य अगर स्ट्रांग है उसका, तो हमेशा वो आदमी मर्यादित रहेगा और किसी से दबने वाला नहीं होगा। तभी बोला जाता है ना, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी। तो इसी तरह से सूर्य स्ट्रांग अगर है तो आपके जीवन में मान लीजिए कि प्रकाश हमेशा रहेगा। आप कुछ भी करोगे, आप कभी फेल नहीं होगे। आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि जीवन में अगर सूर्य स्ट्रांग है तो आप कहीं पे अपने को हारा हुआ सा महसूस करो, वो नहीं लगेगा। तो इस तरह से अगर जुपिटर अच्छा है, गुरु अच्छा है, तो आप देख लेना कि आपके पास मतलब आप स्पिरिचुअल तो हो गई होगी, आपका धार्मिक विश्वास भी होगा। दूसरी बात ये है कि घर में भी आप सबका मान सम्मान बहुत करते होंगे अगर आपका गुरु अच्छा है, बाहर भी आप लोगों को बहुत मान सम्मान देते होंगे, प्रॉपर्टी भी अच्छी होगी। तो ये सब चीजें इफेक्ट करती हैं। मंगल अच्छा है तो आदमी बहुत तेज तर्रार होगा, अग्रेसिव होगा, थोड़ा सा मंगल स्ट्रांग होने से दबेगा नहीं किसी से, और प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी काम अच्छा होगा। शनि अच्छा होगा किसी का तो आप देखेंगे कि वो स्थायी संपत्तियां उसके पास होंगी। अच्छी सी स्थायी संपत्ति का मतलब है जैसे कि कहते हैं ना गाड़ी बंगला, वो सब चीजें उसके पास होंगी अगर शनि सपोर्टेड है। और शनि को जजमेंटल भी माना गया है, एक न्याय प्रक्रिया में माना गया है कि हमेशा न्याय देता है। तो अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो शनि हमेशा अच्छा प्रभाव देगा आपको, और क्योंकि कर्मों के अनुसार वो फल देता है, इसीलिए कहा गया है कि अभी कर्म अच्छे करो ताकि इसी का परिणाम आगे भी मिले। तो इन सारे ग्रहों का एक अलग अलग सबके वो रहते हैं, फल रहते हैं, और फिर उनके हिसाब से ही हम आगे काम करते हैं। बिल्कुल। एक जैसे कई बार पंडित जी या बहुतों को कहते हुए सुना है जैसे ग्रह शांत कराना, क्या ये वाकई सही होते हैं? हाँ, बिल्कुल होता है। ग्रह शांत कराने से फायदा होता है। अब देखिए, मैं उसको ऐसे बताऊं कि पंडित जी लोग क्या है, पूजा पाठ करते हैं तो वो उसको उस भाषा में बोलते हैं कि ग्रह शांत कराइए। अगर हम उसको कहें कि जैसे मान लीजिए आपका स्वभाव है, उग्र है थोड़ा आपका स्वभाव, या आप किसी की बात नहीं मानते हो और आप किसी को नुकसान पहुंचा रहे हो, तो अगर आप हमें परेशान कर रहे हो तो हम आपसे कैसे जीत सकते हैं? हम आपको शांत करके या आपको खुश करके जीत सकते हैं। हम आपको जो आपको अच्छा लगता है वो काम करें तो आप खुश हो जाओगे। ऐसे ही ग्रहों का रहता है कि जब कोई ग्रह हमें बहुत परेशान करता है तब हम उसके लिए अनुष्ठान करते हैं, कोई ना कोई पूजा कराते हैं, धार्मिक मंत्र जाप करते हैं। उसमें क्या होता है, उस ग्रह को शांत करने के लिए या उस ग्रह को क्या पसंद है उसकी खुशी के लिए, उससे उसका प्रभाव जो है पॉजिटिव हो जाता है। फिर ग्रह प्रभाव तो देगा, ऐसा नहीं कि वो नहीं देगा, क्योंकि वो अंतर में आया है तो प्रभाव देगा, लेकिन जहां बहुत नेगेटिव करने वाला होगा वो उसको कम कर देगा, तो कम हो जाएगा या फिर वो शांत हो जाएगा जी। उससे हमारी सुविधाएं हो जाती हैं। इसलिए वो अनुष्ठान कराना या वो ग्रह शांति कराना, पूजन कराना जरूरी है। बिल्कुल। अब आते हैं टैरो कार्ड पे। टैरो कार्ड जैसे मैंने अक्सर देखा है वीडियोस में, टैरो कार्ड्स रखे होते हैं, वो हमारा भविष्य बताते हैं?
देखिए, टैरो कार्ड में कुछ गलत फहमियां हो जाती हैं लोगों को। हाँ। एक्चुअली पूरा फ्यूचर पे डिपेंड नहीं होता। टैरो कार्ड में अगर हम बात करें तो करंट पोजीशन बहुत अच्छी बताते हैं, क्योंकि वो क्या है, एक डिवाइन मैसेज है आपके लिए। डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहता है। जैसे मान लीजिए आपने सोचा कि हमारा ये काम हो जाएगा कि नहीं, तो जो कार्ड निकलता है उससे ये पता लग जाता है कि कितना पॉजिटिव है, कितनी उम्मीदें हैं, और किस कारण से उसमें क्या क्या ऐसे जो विरोध आ रहे हैं, जो रोक आ रही है, वो क्यों आ रही है, ऐसा क्या आप कर रहे हो जिसकी वजह से काम रुक रहा है। तो फिर उसमें आपको एक मैसेज के थ्रू आता है, आपको डिवाइन देता है, यूनिवर्स के थ्रू एक मैसेज मिलता है कि आप अगर ये चीजें छोड़ दें तो आपका ये काम हो जाएगा। तो वो पूरा जो कलर उसमें जो हम देखते हैं ना, एक्चुअली उसमें लिखा गया है ये मेन नहीं है, उसमें जो कलर्स होते हैं, उसमें जो पिक्चर का समझाने का तरीका होता है, जो पिक्चर्स होते हैं उनसे हमें समझना पड़ता है कि ये पिक्चर क्या कहना चाह रहे हैं। तो उस कार्ड में हम ये डिसाइड करते हैं, उसको देखने के बाद जब देखते रहते हैं हम लोग, वो करते करते प्रैक्टिस जो है, क्योंकि हम लोगों को वो सारी चीजें अपने आप समझ आ जाती हैं। तो ऐसा नहीं कि हमने ये कार्ड निकाला और उसका नाम पढ़ दिया कि ये हो गया, उससे मतलब नहीं होता है। वो बताता है, जैसे येलो कलर है, पॉजिटिव है, रेड है, फेम का है, उसके बाद वो कैसे उसमें शो किया गया है, उसके अकॉर्डिंग बताते हैं हम लोग। अच्छा, तो वो पोजीशन उसमें बताता है। मतलब टैरो कार्ड फ्यूचर ज्यादा नहीं बताता है, पर करंट आपका, हाँ, आपको करंट पोजीशन पे आपको क्या करना चाहिए। फ्यूचर में आपको ये पता लग जाएगा कि हाँ, इतने मंथ तक ये प्रॉब्लम्स है, या इसके बाद पॉजिटिविटी है। और बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि हाँ, 6 मंथ के बाद फिर एक बार रीडिंग करानी चाहिए। अगर आपको अभी मान लीजिए कोई नेगेटिव आंसर आया है कि अभी ये काम नहीं हो सकता या ये चीजें हैं, आफ्टर 6 मंथ फिर आप रीडिंग कराइए। लेकिन ऐसी रीडिंग कभी नहीं होती कि आज कराई हमने, कल फिर हम आगे रीडिंग कराने उसी क्वेश्चन। अच्छा, ऐसा कभी नहीं होता, और ना ऐसा कभी करना चाहिए। मतलब हमें 6 महीने का अंतर रखना चाहिए, कम उतना अंतर रखना चाहिए। अच्छा, एक नॉर्मल जैसे मेरा ही सवाल है, इन चीजों में कितना विश्वास रखना चाहिए? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम कर्म पे ज्यादा फोकस करते हैं। अगर हम कर्म कर रहे हैं तो ये चीजें, मतलब हमारा अगर मान लीजिए एस्ट्रो हुआ या हॉरोस्कोप हुआ, वो अपने आप साथ देता चलता है। जैसे आपने शनि का बोला कि शनि अगर आपके कर्म के हिसाब से होता है, तो कई बार ऐसा होता है कि क्या हमें इन चीजों में जाना चाहिए? क्योंकि एक मन में डाउट आता है कि अगर हम जाएंगे तो फिर हमें कई इसके सॉल्यूशंस होंगे, और अगर हम वो सॉल्यूशन नहीं कर पाए तो कहीं ना कहीं वो इफेक्ट करता है। तो ऐसा कुछ होता है क्या? बिल्कुल होता है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हम प्रोफेशनली काम करते हैं, तो हमेशा हम आपको बताएं कि 70% तो आपके कर्मा काम करते हैं, 70% आपके कर्मा काम करते हैं, 30% आपके जो आप ये ज्योतिष के क्षेत्र से या किसी से भी आप प्लेनेट दिखाते हो, ये आपके काम करते हैं। क्या है कि अगर हम केवल भगवान भरोसे बैठ जाएं कि नहीं, अब हमें तो हमारे कुंडली में लिखा हुआ है कि राजयोग है, तो हमें ऐसे ही मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। ये कहा गया है हमेशा कि हॉरोस्कोप में अगर राजयोग है, आप उसके लिए अगर प्रयास करोगे तो आप उसके लिए प्रधानमंत्री भी बन सकते हो। आप राजयोग में आप किसी भी बड़ी पोजीशन तक जा सकते हो। लेकिन प्रयास नहीं करे, आपने छोटे प्रयास किए, कम प्रयास किए, तो आप किसी ग्रामीण क्षेत्र में हो तो गांव के प्रधान बन जाओगे आप, क्योंकि राजयोग है। तो उसको आप जितना एफर्ट डालोगे उतना ही आप बड़ा रिजल्ट लोगे। तो पहली बात तो ये है कि रिजल्ट तभी मिलते हैं जब आप कर्म करो, क्योंकि कर्मास को पीछे से अगर हम लेके नहीं आए होते, तो आपने देखा होगा बहुत सारे रोड पे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो ऐसी जिंदगी जी रहे हैं कि उनको खाने को भी नहीं मिल रहा है, उनके दैनिक यापन भी नहीं हो पा रहा है। तो अगर हम बोलें कि उनकी कुंडली देख के अगर हम उनको कुछ रेमेडी दे दें और हो जाए, तो नहीं होगा, क्योंकि उनके कर्मास हैं। तो ईश्वर ने उनको भेजा ही ऐसे। हम उनकी मदद कर सकते हैं उनके खाने पीने के लिए, उनको सामान देके, लेकिन उनके कर्मास नहीं बदल सकते। इसलिए जो आपने कर्म किए हैं कुछ उनका फल है। लेकिन अगर आप सात्विक हो जाते हो, आप अच्छे कर्म करते हो इस समय, और फिर आपको जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनके लिए हम कुछ रेमेडी बताते हैं। तो रेमेडी में भी हम वही बताते हैं, जो चीज आपको परेशान कर रही है, किस ग्रह से है या क्या पीड़ा आपको हो रही है, तो उससे फिर आपके लिए आपका अच्छा हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है विश्वास होना। अगर विश्वास नहीं है तो हम यही कहते हैं सबसे पहले कि हमारे पास मत आओ। क्योंकि कुछ लोगों की आदत होती है कि आज हमसे पूछा, कल किसी और से पूछा, किसी और से पूछा, क्योंकि वो सोचते हैं हमें फायदा नहीं मिल रहा है। हाँ जी, मेरा आपका सवाल वही था कि मतलब लोग सोचते हैं जाएंगे और अगर असर नहीं हुआ तो फिर सोचते हैं कि हम, उन्होंने बताया था इस वजह से हमने ये नहीं किया, या गाय को चारा नहीं दिया तो हमारा वो काम नहीं हुआ।
अब आप ही बताइए कि कुंडली 120 साल की देख रहे हो, आज आप हमारे पास आए हो, क्या आप सोच सकते हो कि उसको 24 घंटे में हम एकदम से पूरा जीवन आपका बदल देंगे? नहीं हो सकता ना। ये सब चीजें जो आपने कर्मा खराब कर लिए हैं पीछे, क्या वो एक दिन में बदले जा सकते हैं? नहीं बदले जा सकते। तो हम जो प्रोसेस बताते हैं, अगर करंट में कोई ग्रह आपको परेशान या पीड़ा दे रहा है, उसके लिए सॉल्यूशन देंगे, उसका भी एनर्जी एक्सेप्ट करती है। किसी की बॉडी जल्दी करती है, किसी को थोड़ा टाइम लगता है। वेट तो आपको उतना करना ही पड़ेगा, हाँ धीरे धीरे कष्ट कम होने लगेगा। पर आपने 2 दिन अगर सोचा हो, फिर दूसरी बात, हमें ऐसे भी लोग मिले कि हमसे आए, कुंडली पूछी हमसे कि ये हमें बहुत परेशानी है, ये बता दीजिए वो बता दीजिए, लेकिन जब हमने रेमेडी बताई वो आप नहीं कर रहे हो। अगर हमने कोई चीज बताई ऐसा ऐसा करना है, अच्छा ठीक है, हाँ देखो हम कर लेंगे, आप घर गए, फिर आप दूसरे पंडित जी के पास पहुंच गए। तो एक बात बताइए कि पूछने से ठीक हो जाओगे आप? पूछने से तो ठीक नहीं होगे ना, फिर तो आपका आना ही बेकार है। तो मेन चीज यही है कि सब डिपेंड करता है कि विश्वास कितना है। 100% आपका विश्वास होगा और काम करोगे तो ऐसा नहीं है, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं और हमारे बहुत से ऐसे क्लाइंट के रिजल्ट आए भी। तो मतलब कर्म तो है ही, फिर उसके ऊपर ये रेमेडी हम देते हैं, लेकिन तब भी जब आप अप्लाई करते हो आप, मेन चीज यही है। और छोटी छोटी सी रेमेडी भी हम देते हैं। कई बार हम जैसे किसी का लग रहा है कि हाँ ये सपोर्ट नहीं कर रहा है कोई, मैं तो कभी कलावा बनवा के ही लोगों को हमने बहुत सारे लाभ दे दिए हैं, ग्रीन कलावा बनवा के, कभी रेड कलावा बनवा के, उससे ही बहुत सारे लोगों के इफेक्ट हो गए, उन चीजों के, उन ग्रहों को सपोर्ट मिल गया। तो ये चीजें हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आप कोई 20,000 और 50,000 की आप रेमेडी करोगे और तभी आपको उसकी लाभ मिलेगा। हम ये देखते हैं कि पर्सन की स्थिति क्या है, हम ये भी हमेशा ध्यान रखते हैं, क्योंकि हमारे पास स्टूडेंट भी आते हैं। अब वो तो अभी कोई रोजगार से है नहीं, लेकिन उनको कुछ पूछना है कि मैम ये बता दीजिए, तो मैं उनके बिना कहे हमेशा इस बात का ध्यान रखती हूँ कि उनके पास पैसा नहीं है, तो मैं जो छोटी से छोटी रेमेडी होती है वो मैं उनको कराती हूँ, ताकि उनको उस चीज का बेनिफिट मिल सके। फिर जब उनके पास हो जाएगा तब तो फिर वो, हम उनसे कई बार ये भी बोल देते हैं अभी जाओ, जब आपको लाभ मिल जाए, जब आप कर लो, फिर कभी फीस दे जाना हमारी, तो अभी कुछ भी दे जाओ, क्योंकि कहते हैं ना कि कभी भी निःशुल्क नहीं करनी चाहिए। तो कुछ भी ले लेते हैं कि ठीक है, जब आपका हो जाए तब आप कुछ दे जाना हमें बाद में। बिल्कुल। एक वीडियो देखा था मैंने, हाथ पे ग्रीन पेन से नंबर लिख लो तो कल का दिन अच्छा जाएगा, या जो आप मनोकामना है आपकी पूरी होगी। तो क्या वो ग्रीन पेन या वो नंबर लिखना, मतलब ये क्या है? देखिए मैं बताऊं कि ये कीवर्ड्स हैं और बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स यूज कर रहे हैं कीवर्ड्स का। जैसे मैंने कहा ना कि किसी का इंटरेस्ट है कीवर्ड्स में, किसी का इंटरेस्ट है क्रिस्टल में, किसी का रेकी में, तो इस तरह से कीवर्ड्स को यूज करते हैं। एक्चुअल में उनका भी वही चीज है कि कीवर्ड्स में भी उन ग्रहों से या उन प्लेनेट से ही ऐड करके वो नंबर वहां पहुंच जाता है वो, और उसको वो कलर दे देते हैं कि कोई भी अगर मान लीजिए कलर दिया तो उसको वो इंडिकेट करने लगा उस ग्रह को, तो दे देते हैं। हालांकि मैं कीवर्ड्स यूज नहीं करती हूँ। और ये सच है? हाँ ये सच है, होता है, लेकिन मैंने कभी अनुभव नहीं किया अभी तक। और वो तो बोलते सबके लिए, मतलब जो ये वीडियो लिए है, हाँ वो सबके लिए है, लेकिन मैंने उसको अभी तक फील नहीं किया, मैंने अभी तक उसको यूज भी नहीं किया है। क्योंकि हमारा मानना खुद का ऐसा है, हम उसमें नहीं जाते हैं कि जो तुरंत हम बोलें और हो जाए, क्योंकि मैं थोड़ा सा बहुत लॉजिकली चलती हूँ और मेरा ये मानना है कि कोई भी चीज इतनी जल्दी नहीं हो पाएगी, और सामने वाले को ये नहीं लगना चाहिए कि नहीं इन्होंने बताया और ये काम तो हुआ ही नहीं। तो थोड़ा सा आराम से उसको कराना है और सामने वाले को ये चीज फील होनी चाहिए कि हाँ हमें उससे रिलैक्स हो रहा है। मेरे पास जब क्लाइंट आता है तो मैं देखती हूँ जाते जाते इतनी पीड़ा लेके जब वो मेरे पास आता है ना, कि उसको लगता है मैं डिप्रेशन में हूँ, मुझे बहुत प्रॉब्लम्स है, जाते जाते उठते समय मेरे सामने से वो ये कह के जाता है कि मैम आपसे मिलने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे हमारी सारी समस्या खत्म हो गई, रिलैक्स। अब आप ये बताओ, उसको हमारे पास आधा घंटे बैठने से तो मैंने कोई रेमेडी नहीं दी उसको, पर क्या था उसकी काउंसलिंग जो हमने की, उस काउंसलिंग से उसको रिलीफ मिला, क्योंकि लोगों ने उसको डरवा दिया बहुत ज्यादा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। उसको जब हमने काउंसलिंग की तो रिलैक्स किया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, ये ऐसे होगा वैसा, उसको हमारी काउंसलिंग से इतना रिलैक्स मिल गया। तो हमें वो खुशी मिलती है कि जब लोग जाते समय ये बोल के जाते हैं कि आपसे आए थे तब बड़े कष्ट में थे, जा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे बहुत रिलीफ हो गए। कई बार सुनना भी एक रेमेडी होती है कि हम समस्या यही है कि लोग सुनना नहीं चाहते किसी को, और एक्चुअल पोजीशन यही है कि जब हमारे पास कोई क्लाइंट आता है तो हम उससे ये बोलते हैं कि क्या परेशानी है। जब वो बोलना शुरू करता है ना तो वो नहीं बोलता है, उसके ग्रह बोलते हैं। एक्चुअली जैसे कोई बार बार कहेगा ना कि वो पता नहीं मैम हम ऐसा कर रहे थे, पर कुछ समझ नहीं आता कि क्या करें क्या नहीं करें,
फिर वो थोड़ी बार कोई बात कहेगा, पता नहीं दिमाग काम नहीं कर रहा, करें कि नहीं करें। वो क्यों कह रहा है, क्योंकि मुझे वास्तु में समझ में आ जाता है इसका नॉर्थ ईस्ट डिस्टर्ब हो रहा है, इसलिए इसको बार बार कह रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो जब वो कोई बात कहता है ना, तो उसके बोलने से ही हमें ग्रह पकड़ में आ जाते हैं, हमें उसका वास्तु पकड़ में आ जाता है कि ये क्या कहना चाह रहा है और इसके कहाँ पर इसके दोष है जिसकी वजह से ये ऐसा कर रहा है। बिल्कुल, इसलिए मैं सबसे ज्यादा सुनती हूँ। और कई बार ये भी होता है कि हम जैसे आपके सामने अगर बोल रहे हैं तो हमारा मन तो हल्का होता ही है, और जो अंदर है हल्का होता है, और सामने वाले का व्यक्तित्व तो बोलता है। हाँ। उसकी आंखों में हमें दिखता है, ये समस्या कह रहा है तो कितनी पीड़ा इसको अंदर तक है, वो उसकी आंखों में दिखती है। कई बार आंसू आ जाते हैं लोगों के बोलते बोलते, और कई बार वो बोल रहा होगा, बगल वाला टोक रहा होगा कि नहीं नहीं अरे इसको छोड़ो, ये तो ये समस्या समझ में आ जाती है कि घर में क्या चीज का इसके ऊपर प्रेशर है, क्या ये कहना चाह रहा है, क्या लोग नहीं कहने दे रहे हैं, तो वो भी ग्रह समझ में आ जाते हैं। इसलिए मैं बहुत आराम से सुनती हूँ जब कोई क्लाइंट आता है, फिर मैं उसको रेमेडी देती हूँ, तो मुझे ये समझ में आ जाता है इसको एक्चुअल पोजीशन इसकी क्या है घर में और क्या प्रॉब्लम्स है। स्टूडेंट साथ में आते हैं, पेरेंट्स के सामने बोल नहीं पाते हैं, तो मैं पेरेंट्स को अलग बिठा देती हूँ, मैं उससे अकेले में बात करती हूँ। बच्चा सब बता के जाता है, क्योंकि मैं इतना जुड़ जाती हूँ उससे कि वो मुझे सब अपनी प्रॉब्लम्स बताता है, कहीं अनकहीं सब क्या उसे पेरेंट्स से प्रॉब्लम है, क्या उसके घर में प्रॉब्लम है। जो बच्चे कहते हैं ना पेरेंट्स से पढ़ता ही नहीं है, कई ऐसे केस आए हमारे पास कि ये तो पढ़ता ही नहीं है। बच्चों से बात हुई तब समझ में आया कि घर में क्या प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से वो नहीं पढ़ रहा। तो फिर मैंने पेरेंट्स से अलग जाके फिर बात की, उनको अलग से बात की, उनको भी ये बोला कि देखो बच्चा ये समस्या फेस कर रहा है, आप उसको समझो। और कभी हम ये भी नहीं करते कि बच्चे ने पूरी बात बताई वो मैं पूरी पेरेंट्स को बता दूं। इससे क्या होता है, एक उसका भी कॉन्फिडेंस चला आपस में, जिसको हमारे ऊपर भरोसा है, उसने हमें सब बात बताई है, मैं उसकी धीरे धीरे काउंसलिंग करती हूँ, उसकी उसके हिसाब से, पेरेंट्स के हिसाब से, दोनों की बात सीक्रेट रखती हूँ एक दूसरे से। तो क्योंकि यही हमारा प्रोफेशन है, क्योंकि मेरे पास तो सब अपनी पर्सनल समस्या लेके आते हैं, तो मैं कभी इस क्लाइंट की उस क्लाइंट को, उस क्लाइंट की उस क्लाइंट को कभी नहीं बताती हूँ। बिल्कुल, मेरे पास सब सीक्रेट रहता है और मैं सबकी सुनती हूँ, उसके हिसाब से उसको जो भी होता है उसको उपाय देती हूँ। बिल्कुल। अब जैसे आपका 15 साल का एक्सपीरियंस है, कोई एक एक्सपीरियंस हम जानना चाहेंगे, अच्छा या बुरा, जो आपके थ्रू एस्ट्रोलॉजी या रेकी या किसी के थ्रू होके बहुत अच्छी सिचुएशन में आए हों या बहुत खराब सिचुएशन में आए थे और आप बहुत मतलब अच्छी सिचुएशन। जैसे मैंने आपको बताया ना कि मेरे पास सारे जो है पर्सनल प्रॉब्लम्स लेके आते हैं लोग। कई बार मैं कोशिश भी करती हूँ पर लोग फीडबैक देते नहीं है उस पर। उसका कारण ये है कि अगर वो देंगे तो सबके सामने आएगा तो घर वालों को पता लग जाएगा कि ये इनके पास गए थे, इसलिए वो देते नहीं है। लेकिन अब पीछे बहुत सारे एक्सपीरियंस हमारे साथ हुए। उसमें मैंने एक बिटिया थी हमारे पास आई थी और मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी, डिप्रेशन में थी। तो उसके फैमिली में उसके मदर फादर हमारे पास लेके आए, बोले कि इसको ऐसा ऐसा है और इसका भी एग्ज़ाम होने वाला है। और सच मानिए वो मेरे सामने बैठी थी तो वो अजीब अजीब सी बातें कर रही थी, कभी कुछ ये मुझे ये नहीं दे रहे हैं, मेरे फादर मदर ये नहीं दिला रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं। फिर मैंने बहुत सारी बातें उसकी सुनी, तो जैसे कहते हैं ना अनकॉन्शियस आदमी होता है, इस तरह से वो बातें कर रही थी। फिर मैंने पेरेंट्स को अलग बिठाया, मैंने उससे बात करी, पूछा मैंने, तब मुझे उसकी एक्चुअल प्रॉब्लम समझ में आई कि ये क्या फेस कर रही है या क्या इसको समझा दिया गया है। बहुत सारी चीज़ें थी उसके दिमाग में, कुछ फ्रेंड सर्कल ने डाल रखी थी, कुछ उसको अपनी मर्जी से उसने कुछ थॉट बना लिए थे। पेरेंट्स इसलिए परेशान थे कि एग्ज़ाम था तुरंत ही 15 डेज बाद। मैंने उसकी काउंसलिंग की, समझाया उसको और उसको बोला कि क्या घर जाके आज से ऐसा बिहेव करोगी आप जैसा मैं बोल रही हूँ। पता नहीं क्या हुआ, वो किसी की नहीं सुनती थी पर उसने मेरी सुनी। घर गई, घर जाके उसने पेरेंट्स को उसी दिन शाम को ये बोला कि मैं आज तक किसी की नहीं सुनती हूँ पर वो मैम का ऑरा बहुत पॉजिटिव था तो मुझे अच्छा लगा। आप मानिए कि उसकी मदर को आंसू आ गए सुनने के बाद, मतलब वो किसी के हाथ में नहीं थी, वो लड़की किसी की नहीं सुनती थी। और उसके बाद उसने अपना बिहेवियर चेंज कर दिया दूसरे दिन से और उसके 97% मार्क्स आए उस लड़की के। तो उन्होंने जब मुझे फ़ोन किया, बाई चांस मैं उस समय हेल्थ इशू की वजह से थोड़ा सा मोबाइल ऑफ किए थी तो मैंने नहीं देखा। फिर उन्होंने 1 महीने बाद कॉल किया, तब मैंने देखा तो बोली आपको याद है हम आपके पास आए थे। हमने कहा हाँ। तब उन्होंने ये बात बताई, बोली वो हमारी बेटी के इतने मार्क्स आए और आज बहुत अच्छे से वो पढ़ रही है, मैंने उसका बाहर एडमिशन करा दिया। मुझे बहुत अच्छा फील हुआ कि मेरा एक आदमी की मतलब कम से कम मेरे उससे करने से अगर घर वालों को सबको खुशी मिली तो बहुत अच्छा हुआ। बुरे एक्सपीरियंस में कहें तो मेरे पास अभी रिसेंटली कुछ ही टाइम पहले एक कॉल आया अचानक से, क्योंकि मेरे पास गूगल सर्च करके बहुत आते हैं। एक लेडी ने मुझे मैसेज किया कि मुझे आपको हॉरोस्कोप दिखाना है, तो मैं रूटीन में मैंने कहा ठीक है पेमेंट कर दो मैं देख लूंगी।
उसने मुझे तुरंत पेमेंट कर दिया 2 मिनट के अंदर। तो मैंने कहा भेजो हॉरोस्कोप अपना। उसने भेजा तो मैंने कहा तुम्हारा है? तो बोली नहीं मेरे हस्बैंड का है। तो हमने कहा क्या देखना है, क्या प्रॉब्लम सब पूछना चाह रही हो? बोली मेरे हस्बैंड आईसीयू में भर्ती हैं और मैम क्या वो बच जाएंगे, किसी तरह बचा लो उनको। और सारे ऑर्गन्स उनके फेल होते चले जा रहे हैं। देखिए पोजीशन ऐसी थी कि डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि अब ये नहीं बच सकते हैं, पर उन्होंने मुझे चूंकि पूरी बात बताई ही नहीं थी, उन्होंने मुझे वो भेजा हॉरोस्कोप और एकदम से बोली उनके ऑर्गन्स फेल हो रहे हैं, आप देख लीजिए। मेरा मन वही हो गया कि इतनी जल्दी तो हम भी कुछ चमत्कार नहीं कर देंगे। मैं शांत रही, मैंने कहा देखो कोशिश कर रहे हैं लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम थोड़ा सा लेट हो गई, थोड़ा पहले बताती तो शायद थोड़ी हेल्थ इशू में कुछ कर सकते थे। और उसके बाद उसका अगले दिन फोन नहीं आया। मैं जो कर सकती थी मैंने थोड़ी हीलिंग थोड़ा कुछ किया, देखती रही मैं घर बैठे, भगवान से ही मनाती रही कि इसका कुछ हो जाए। लेकिन कहते हैं ना ईश्वर से तो कोई नहीं जीत सकता, ईश्वर से बड़ा कोई है ही नहीं। हाँ, फिर उसका अगले दिन मैसेज आया कि उसका हस्बैंड नहीं रहा। मुझे बहुत दुख हुआ सुन के। मुझे लगा कि शायद इसने तो उम्मीद लगाई होगी, लेकिन सांसें तो मैं भी किसी की नहीं बढ़ा सकती हूँ। बिल्कुल। फिर वो बोली कि क्या मैम हम आपसे पहले मिलते तो क्या ऐसा हो सकता था कि वो बच जाते? हमने कहा देखो इसमें मैं झूठ क्यों बोलूं, उनकी सांसें ही इतनी लिखी हुई थी, इसलिए अब आप उस पर मत जाओ कि क्या बच सकती थे नहीं बच सकते थे। अब जो है उसको एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो। मैंने उसकी फीस वापस करी तुरंत नेक्स्ट डे, क्योंकि मेरा ही मन ऐसा तो नहीं मैं किसी की फीस रख लूंगी। जब उसने कुछ दिखाया ही नहीं, कुछ पूछा ही नहीं, मैंने वापस की। लेकिन उस दिन मुझे लगा कि वाकई में ये सब चीजें ना थोड़ा थोड़ा पहले से भी हेल्थ इशू के लिए अगर कहीं आ रहा है, लोग बाग देर कर देते हैं। मेडिटेशन है या आप हीलिंग है, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। हेल्थ का ध्यान अगर आप शुरू से रखेंगे तो मेजर आप इफेक्ट से बचेंगे। कई बार ऐसा नहीं है, आदमी कहते हैं ना कि सांसें तो कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन फिर भी कई बार ईश्वर भी मेहरबान हो जाता है अगर आप टाइम से आप किसी चीज का प्रयोग करेंगे तो। बिल्कुल। तो मैम बहुत सारे सवालों के उत्तर दिए आपने। बहुत मिसकॉन्सेप्शन होता है इन चीजों को लेके और मेरा उद्देश्य यही है कि इन मिसकॉन्सेप्शंस को क्लियर करना। एस्ट्रोलॉजी, हॉरोस्कोप ये हर कोई दिखाता है, लेकिन सही कायदे से दिखाना ये बड़ी चीज होती है। तो आपने ये मिथ क्लियर करे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बुंदेली स्पिरिट में आने के लिए धन्यवाद, अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बुंदेली स्पिरिट ने हमें ये मौका दिया, इसके लिए बुंदेली स्पिरिट का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। और अगर आपसे कोई संपर्क करना चाहता है तो वो कैसे संपर्क कर सकते हैं? हाँ देखिए, संपर्क करने के लिए हमारा गूगल पे भी है, कल्पवृक्ष ज्योतिष केंद्र झांसी। अगर कोई भी कल्पवृक्ष अगर उसमें सर्च करता है तो मिलता है। मैं ऑनलाइन ऑफलाइन सभी तरह से काम करती हूँ और झांसी में मेरा कल्पवृक्ष ज्योतिष केंद्र चल ही रहा है जी। तो अगर कोई झांसी का है तो यहीं से हमसे कांटेक्ट कर सकता है। अदरवाइज हमारे सारे कांटेक्ट नंबर और सब कुछ मेंशन है कल्पवृक्ष, गूगल पे भी मिलेगा, बाकी भी सब सोशल मीडिया पे हमारा है अपडेट। जी। तो अगर आपको ऑल इन वन सॉल्यूशन चाहिए है अपने लिए तो जरूर आप कांटेक्ट करिए कल्पवृक्ष ज्योतिष केंद्र, जरूर संपर्क करिए। और आपको मैम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सर्विसेज आपको मिल जाती हैं। आप कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। बुंदेली स्पिरिट की तरफ से अभी तक इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए गेस्ट के साथ। नमस्ते।